हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 2016 के कुछ ऐसे सवाल का जवाब हम लोग तलाशेंगे जो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया था। उसी तरह का क्वेश्चन हमने लिखा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए इसको जानते हैं। इसे समझने के लिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने लिख दिया, उसको तो समझा देंगे। एक कंटेनर लेते हैं, पात्र लेते हैं। उस पात्र में कॉपर सल्फेट का, मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट का आपने सोल्यूशन लिया और उसमें एगो कॉपर का छड़ डाल दिया। मतलब आपने एगो बर्तन लिया, उस बर्तन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया और उसमें क्या डाल दिया, कॉपर का छड़ डाल दिया। तो स्टूडेंट्स, जो कॉपर है वो तो मेटल है, वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो इस तरह से जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा और बदल जाएगा Cu++ में। तो अब जरा देखिए, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करके और कॉपर आयन के रूप में बदलेगा और Cu++ आयन चला जाएगा सोल्यूशन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन कॉपर मेटल पर जाकर के इकट्ठा होता है। इस तरह से सोल्यूशन में Cu++ हो जाता है और कॉपर जो मेटल है उसके सतह पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक धनावेशित और धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से जब किसी धातु को उसी धातु के लौण में जब डुबाते हैं तो धातु जो होते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर ऋणावेशित हो जाता है और जो सोल्यूशन होता है उसमें उसी धातु का धनायन चला जाता है और वो धनावेशित रहता है। तो इस तरह से आप परिभाषा देते हैं, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के आयन के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और विलयन में आयनों के बीच में, ये धातु और आयन के बीच, देखिए धातु हो गया और आयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, जब किसी धातु को उसी धातु के आयन के विलयन में जब डुबा दिया जाता है तो धातु और विलयन में जो आयन है उन आयनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन दोस्त, हमारा तो क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले आपको इलेक्ट्रोड विभव जानना ही पड़ेगा। अब जानिए कि जो इलेक्ट्रोड विभव वो मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ मेटल, ये जो मेटल है उसका नेचर कैसा है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या कैसा है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, इस जो सॉल्यूशन में जो आयन बन रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता क्या है, सांद्रता ज़्यादा है कि कम है, और साथ ही साथ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, ताप पर। तो अब है कि इसका मतलब कि हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव को जो परिभाषित करना है तो हमने 2 शर्त रखे। जब इस सॉल्यूशन में जो आयन है, जो भी आयन मौजूद हैं, उस सभी आयनों की सांद्रता 1 m हो जाए, 1 मोलर हो जाए, और टेम्परेचर जो इस सॉल्यूशन का लिया जाए वो लिया जाए 298 केल्विन ताप। तो 298 केल्विन ताप तथा 1 मोलर आयनों की, जब सॉल्यूशन में आयनों की जो मोलरता अगर 1 m हो जाए तब उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड विभव मापा जाता है उसको कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जरा समझिए, जब विलयन में आयनों की सांद्रता 1 m हो जाए और 298 केल्विन टेम्परेचर रहे तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसी को क्या कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, जिसको E0 से हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं। इसे नोट करें स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चन और लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 2016 का ही। अब जरा देखिए, लिखा है कि आपको संरचना बनाना है। संरचना किसका बनाना है, तो 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन 2 पेंटेनॉल, डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल, सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गलत लिखा गया था। 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल लिखा हुआ है। तो आइए, सबसे पहले पेंटेनॉल का मतलब हुआ पेंटेन माने 5 कार्बन। आइए सॉल्यूशन करते हैं, जरा समझिए। फर्स्ट का तो आपने 5 कार्बन खींचे, वो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5। आपको जहां से भी इच्छा वहां से काउंट कर दीजिए, यही तरीका है सीखने का। 1 2 3 4 5। उसके बाद देख रहे हैं कि 2 नंबर पर देख रहे हैं कि OH लगा हुआ है, तो 2 नंबर आपका यहाँ है, तो यहाँ पे OH लगा दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं कि 4 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर एक CH3 लगा दीजिए और एक यहाँ पर CH3 लगा दीजिए, और सभी को हाइड्रोजन आप दे दीजिए जितना हाइड्रोजन की जरूरत है। और इस तरह से आपके सवाल का जवाब जो है यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। देखिए
1 2 3 4 4,4 डाइमिथाइल और पेंटेन 2 ऑल हो गया। स्टूडेंट्स पहले बता दें, बार बार यहाँ कंफ्यूजन होने के पीछे ये पुराना तरीका लिखा हुआ है। वास्तव में इसका अगर नाम लिखा जाए, अगर हमको अब दे दें या किसी भी दुनिया के टीचर को अभी इस वक्त दे दे जिस उम्र में आप हैं, तो जानते हैं उसका वो नाम क्या लिखेगा वो व्यक्ति कि 4,4 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ऑल। एक्चुअली वो ऐसे नाम आपके टीचरों ने आपको ऐसे ही सिखाया हुआ है। ये ओल्ड जो मेथड है उसी पर, इसी वजह से मुझे कंफ्यूजन भी हो गया था नाम लिखने में। अब जरा देखिए ना, ये भी ओल्ड मेथड पे है। इसका बी का आंसर बनाते हैं। देखिए ये दोनों सही है, आप ये मत सोचिएगा कि ये सही है और ये गलत है। ये भी पुराना तरीका है लेकिन भी सही है। लिखा है ब्यूटेनॉल, मतलब 4 कार्बन आप खींच दो दोस्त, आराम 4 खींच दो। 2 कहीं से भी मन कर काउंट कर लो, 1 2 3, कहीं से माने या तो इस छोर से नहीं तो उस छोर से, और 2 नंबर पे OL लगा दीजिए। OL मतलब होता है OH लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपने लगा दिया OH। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आप कुछ मत करिए, हाइड्रोजन केवल आप दे दीजिए। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर 3। और इस तरह से इस क्वेश्चन का नाम हो गया 2 ब्यूटेनॉल। लेकिन सच पूछिए तो वास्तव में इस क्वेश्चन का नाम है, अभी के हिसाब से जो हम लोग अभी जो सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, आपके टीचरों ने जो आपको सिखाया वो है ब्यूटेन 2 ऑल। तो आप इस तरह को देखिए कंफ्यूजन में मत पड़िएगा अगर कहीं ब्यूटेन 2 ऑल लिखा है चाहे 2 ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है। सच तो है कि ये ज़्यादा वैलिड है। ज़्यादा क्या, अब आपकी एनसीईआरटी का जो बुक है उस बुक में ये जो लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन है वो इस तरह से नाम लिखना है, इस तरह से नाम नहीं लिखा हो जो दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका कि आइपक नेम लिखना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया है और आइपक नेम लिखना है। तो यहाँ से हम लोग काउंटिंग, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की खासियत है कि जहाँ रहता है नाम वही, गिनती वही से शुरू हो जाती है, 2 3 और 4। इस तरह से इसका नाम है ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसी चीज़ को जब ये बात ओल्ड नेम पर है तो कोई व्यक्ति चाहे तो इसको लिख सकता है ब्यूटेन 1,4, देखिए 1 और 4 पे है ना, डाइओइक एसिड। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसी वाले ऊपर वाले को प्रेफरेंस दें। हमें इसी तरह से जो लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन है हमें यही सिखाया गया कि इसका देखिए एक हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में जब 2 COOH ग्रुप हो जाएं दोस्त, तो एक से शुरुआत करते हैं दूसरे पे ख़त्म कर देते हैं। तो इसका मतलब कि दोनों का पोजीशन तो फिक्स है। मान लीजिए इस तरह से 10 कार्बन है और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो एक कहाँ पर होगा, 1 नंबर पर, एक 10वें नंबर पर होगा। सिंपल है, वो तो फिक्स है ना। अगर 5 कार्बन है तो वो पहला पर होगा और 5वां पर होगा। तो इस तरह से जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH2COOH और ये CH2 आपको जितना भी CH2 देना कोई बात नहीं, दे दीजिए। बीच में आप जो देना वो भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर लिखा है COOH। तो अगर इसका आपको नाम लिखना हो तो अगर काउंटिंग यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए ना हमेशा शुरू और लास्ट में पड़ा। तो इस तरह से इसका नाम कोई व्यक्ति चाहे तो हेप्टेन डाइओइक एसिड लिख देगा। सिंपल है, हेप्टेन पूरा रहेगा, डाई उसी में डाइओइक एसिड। चलिए फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा कोई जिक्र करूँ, लेकिन समझाने के लिए ऐसा मैंने बोल दिया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्त ए का। अब आते हैं बी के बारे में। तो बी में यहीं पे आंसर लिख देता हूँ। देखिए 1 2 3 ये ब्रांच हो गया, इसका नाम हो जाता है तब हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और कितने कार्बन है, 3 है, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक। दोस्त यहाँ पर OIC लिखा हुआ, प्रोपेनोइक एसिड लिखा हुआ, प्रोपेनोइक एसिड। चलिए इसे आप नोट करें।